मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई, लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोल गप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं।
वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर,
इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेहड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेहड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा, बहुत महंगा है। मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं।
कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकाल कर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आम रस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आम रस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आमरस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा यह पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह यह निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया
जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। अय्यापुर गांव में शिवा पानीपुरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानीपुरी बेहद मजेदार थी और दाम भी बहुत वाजिब था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानीपुरी खूब फरोख्त हुआ करती थी। भाई मेरे लिए तीखी पानीपुरी बनाइए और मेरे लिए मीडियम। जी बाजी, बनाता हूँ। शिवा रोज शाम 5 बजे पानीपुरी का ठेला लगाता था और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो खुश था। पानीपुरी से होने वाली आमदनी से उसका घर अच्छे से चल रहा था। ये लो बेगम, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह, बहुत खूब। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? जब मैं मुन्ना के लिए कपड़े खरीद ही रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी भी खरीद लेता हूँ। बहुत अच्छी है। ये हुई ना बात। मुझे इल्म था तुम्हें साड़ी बेहद पसंद आएगी। तो क्या है कि तुम्हारे पसंद के रंग की है ना? वो तो है। और ये लो, इस माह के घर का खर्च और मुन्ना के स्कूल की फीस। इस माह मैंने 10,000 रुपये बचाकर बैंक में जमा भी करा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। ऊपर वाला हमारे ऊपर ऐसे ही करम बनाए रखे। आमीन। अब्बा अब्बा, क्या आप मेरे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू अब्बा। वाह, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। ये मुझे मेरी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोई लड़की है क्या? लड़की नहीं, दादी है, दादी। और क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ। दादी अम्मा बहुत अच्छे अच्छे अफसाने सुनाती है। अच्छा है। कभी कभी अपनी दादी अम्मा को घर भी बुला लिया करो। अगली बार मैं जरूर बुलाऊंगा। ठीक है मुन्ना। अगले कई माह तक शिवा का पानीपुरी का ठेला काफी अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर एकाएक महंगाई बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा, भाई 5 किलो सफेद वाले मटर दे दो। ये शिवा भाईजान, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सफेद वाले मटर के दाम में इजाफा हो गया है। पहले 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना? भाईजान, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो खुद ही महंगे दाम में खरीदा है। लेकिन सफेद मटर के बगैर पानीपुरी का मसाला भी तो नहीं बन सकता। तुम 5 किलो। ठीक है भाईजान। शिवा ने 5 किलो सफेद मटर खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे उमा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पर हर चीज के दाम में इजाफा हो गया है। ये मटर 100 रुपये किलो था, अब देखो 150 रुपये किलो हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? आप भी पानीपुरी के दाम में इजाफा कर दीजिए। लेकिन दाम में इजाफा कर देने से पानीपुरी फरोख्त होगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर खाएंगे ना। हाँ, वो भी है। आप भी 10 के बजाय 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। शिवा ने दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे बाजी, महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है। अब 15 रुपये प्लेट है, बोलिए बनाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ा दिए। अब क्या करूं बाजी, 10 रुपये में फायदा नहीं हो रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भाईजान, लेकिन तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम देखकर मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भाईजान,
15 रुपये प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए इतना महंगा। बाप रे बाप, लूट मचा रखी है पूरे मुल्क में। लेकिन अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानी पूरी फरोख्त भी नहीं कर सकता था। उस रोज शिवा का कुछ खास कारोबार नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक दाम में इजाफा सुनकर भाग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, कुछ रोज में सब पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन शिवा ने फिर से पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा। अरे मुन्ना कहाँ है? आता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी अम्मा को खाने पर घर लाने वाला है। अच्छा है। क्या हुआ, आज भी आपका चेहरा उतरा हुआ है? अब तुम्हें तो सब इल्म है, आज भी ग्राहक दाम सुनकर भाग गए। ऐसे कैसे चलेगा? आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नंदू और दादी अम्मा दाखिल हुए। अरे अम्मा जी आइए। हाँ, तुम दोनों की गुफ्तगू सुनी, कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं दादी अम्मा, परेशानी तो है। मैं पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी फरोख्त करता था तो सब कुछ सही था। अब महंगाई और चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है तो मुझे पानी पूरी के दाम में इजाफा करना पड़ा। लेकिन अब तो मेरे ग्राहक दाम सुनकर ही भाग जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है बेटा। रुको, मैं अभी आई। दादी अम्मा घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक मर्तबान लेकर लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है अम्मा? ये जादुई नमक है। तुम्हें ये नमक पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, सिर्फ एक चुटकी भर। लेकिन इससे क्या होगा? डालकर तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा बावर्ची खाने में गया। उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अम्मा। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूरियां बनाई और जैसे ही उसने पूरियों को तेल में डाली, उन पूरियों के रंग बदलने लगे। कोई पूरी सुर्ख हो गई तो कोई सब्ज, कोई नीली तो कोई पीली। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा। ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी कोई भी खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर खाएगा। हाँ अम्मा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी परेशानी को ही हल कर दिया। अब मैं अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, क्यों नंदू? बेशक दादी अम्मा। रंग बिरंगे पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सब ने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले रोज जब शिवा पानी पूरी का स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरियां देखकर ग्राहकों का हुजूम लग गया। अरे भाईजान, ये क्या अजूबा है? इतने सारे रंग? हाँ हाँ, ये मेरी खुसूसी रंगीन पानी पूरी है, सिर्फ 20 रुपये प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियों के जायके भी अलग अलग थे। मजा आ गया। पहली मर्तबा ऐसी अजूबा पानी पूरी खाइए भाईजान। शुक्रिया। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता था। एक बार फिर शिवा का पानी पूरी का कारोबार चल निकला था और इस मर्तबा उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों में इजाफा हो गया था। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी।